हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें दो और जेईई एडवांस लेवल की लैडर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और एक बार हमें प्रीवियस लेक्चर की फर्स्ट लैडर प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या थी मेरी स्मूथ वॉल, ठीक है, और ये रफ ग्राउंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 था। ठीक है, और मैंने एक लैडर को ऐसे रख दिया था और इस लैडर का मास वो कितना गिवन था, 40 kg। ठीक है, कितने एंगल पे रख दिया मैंने इस लैडर को, थीटा एंगल पे। और मैंने क्या पाया था कि ये लैडर इक्विलिब्रियम पे ही रहे, ऐसे ही आराम से रखी रहे। इसके लिए क्या होना जरूरी है, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51.34 डिग्री। ठीक है, फॉर जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस लैडर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के फर्स्ट न्यूमेरिकल में सोल्व किया था, उसका कंक्लूजन है ये। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये रफ ग्राउंड है, ठीक है, और ये मेरी स्मूथ वॉल है, स्मूथ वॉल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 गिवन है। ठीक है, और जो लैडर का मास है वो 40 kg ही गिवन है। ठीक है, तो इस लैडर को मैंने ऐसे रख दिया, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। तो देखो 60 डिग्री तो 51.34 डिग्री से ज्यादा ही है, तो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, बिल्कुल रहेगी, आराम से ऐसे रखी रहेगी इस स्मूथ वॉल के सहारे। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक मासलेस स्ट्रिंग को इस लैडर से कनेक्ट कर दिया, और ये है मेरी आइडियल पुली, और ये m मास का ब्लॉक लटका दिया। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, इस m की मैक्सिमम वैल्यू, so that this ladder remains at general equilibrium। m की मैक्सिमम वैल्यू, so that ladder remains at general equilibrium। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, आराम से ऐसे खड़ी रहेगी इस स्मूथ वॉल के सहारे, और ये m मास का ब्लॉक ऐसे लटका रहेगा, तो m मास का ब्लॉक रेस्ट पे होगा, और ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो ब्लॉक पे mg फोर्स 10m, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 10m। ठीक है, और लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो देखो इस लैडर पे mg फोर्स आएगा कितना, 400 न्यूटन, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस स्मूथ वॉल। ठीक है, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ ग्राउंड, और एक ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इस लैडर पे बाय रफ ग्राउंड। ठीक है, अगर ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होनी चाहिए। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब लैडर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
मैं सबसे पहले लैडर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस लैडर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आ गई, N1 प्लस 10m। एक इक्वेशन ये होगी। अब इस लैडर पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, तो देखो N2 किसके बराबर आएगा, 400 न्यूटन के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अगर ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए। मतलब इस लैडर पे नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0, और मैं इस लैडर पे नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60, ठीक है। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना 30, तो ये एंगल कितना 60, सही बात है। तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, ठीक है। N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। अलोंग रोड कंपोनेंट क्या आएगा N1 नॉर्मल रिएक्शन का, N1 cos 60 मतलब N1/2, और परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट क्या आएगा N1 sin 60 मतलब N1√3/2, ठीक है। और अब देखो ये जो mg है 400 न्यूटन, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। परपेंडिकुलर टू रोड या परपेंडिकुलर टू लैडर कंपोनेंट क्या आएगा 400 cos 60 मतलब 200 न्यूटन, और अलोंग लैडर या अलोंग रोड कंपोनेंट क्या आएगा 400 sin 60 मतलब 200√3, ठीक है। तो अब देखो इस ए पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क 0 होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 होगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, और इस N1 नॉर्मल रिएक्शन के इस कंपोनेंट का भी टॉर्क 0 होगा अबाउट ए पॉइंट, और mg के इस कंपोनेंट का भी टॉर्क 0 होगा अबाउट ए पॉइंट। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन के इस कंपोनेंट का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस S क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा N1√3/2 इंटू में L क्या है लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, इज इक्वल टू इस रोड पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क, और mg का जो ये कंपोनेंट है 200 इसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा 200 इंटू में L/2, ठीक है। तो L से L खत्म, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो देखो N1 की वैल्यू क्या आ गई 200 डिवाइडेड बाय √3, 200 डिवाइडेड बाय √3 ये आ गई N1 की वैल्यू। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन F की वैल्यू वो क्या आ जाएगी N1 प्लस 10m मतलब 200 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 10m। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 10m शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा 0.4 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में N2 नॉर्मल रिएक्शन, N2 की वैल्यू आई है 400, ठीक है। तो अब देखो एक 0 से एक 0 खत्म दोनों तरफ, और 0.4 इंटू में 40 ये कितना आएगा 16। तो m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16 माइनस 20 बाय √3। यहां से क्या आया m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4.452 kg, ठीक है। तो
ये जो ब्लॉक है इसके मास की वैल्यू 4.452 kg के बराबर या उससे कम हुई ना, तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा और ये लैडर मतलब रोड ये जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, आराम से रखी रहेगी इसे स्मूथ वॉल के सारे। तो m की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे या मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो वो कितनी आई 4.452 kg। ठीक है, तो अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, और ये क्या है स्मूथ वॉल। ठीक है, चिकनी दीवार, और ये रफ ग्राउंड है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड 0.4 गिवन है, और ये लैडर है, लैडर का मास वो 40 kg गिवन है, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो अब देखो एक मासलेस स्ट्रिंग लैडर के इस बॉटम पॉइंट से मैंने कनेक्ट की और इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई ये मासलेस स्ट्रिंग मान लो इस 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो 2 kg, अभी ये जो प्रीवियस न्यूमेरिकल किया ना उसमें इस ब्लॉक का मास की वैल्यू वो 4.452 kg के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तभी मेरी ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे रही, और वो ब्लॉक जिसका मास m था 4.452 kg के बराबर या उससे कम था, तो वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ये हमने जो ये लास्ट न्यूमेरिकल था फर्स्ट न्यूमेरिकल उसमें किया था। अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, ये ब्लॉक 2 kg का है, 2 तो सीधी सी बात है 4.452 kg से कम ही है, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा बिल्कुल, और ये लैडर भी जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक है ना इसको ऐसे उठाना शुरू किया। ठीक है, और इस पोजीशन तक ले गया। ठीक है, और ये जो रस्सी की लंबाई है ना, रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई ये 20 सेंटीमीटर की बना है। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल जो प्रेजेंट न्यूमेरिकल उसकी बात हो रही है। 2 kg ब्लॉक को ऐसे मैंने उठाना शुरू किया, यहाँ पे ले गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, और रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। और अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, 2 kg ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऐसा गिवन है, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया और इस पोजीशन से पास होगा जब लोएस्ट पोजीशन से, तो 2 kg ब्लॉक की सीधी सी बात है ये तो रफ्तार मैक्सिमम होगी v0। ठीक है, तो फिर 2 kg ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, रफ्तार घटती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, क्योंकि इस टेंशन का वर्क डन तो जीरो आएगा, केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा। ठीक है, तो
इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। मतलब 2 kg ब्लॉक को मैंने यहां से रेस्ट से रिलीज किया और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहे, मतलब ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहे, मतलब ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस लगातार करता रहे। 2 kg ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, क्योंकि इस टेंशन का वर्डन क्या आएगा, 0। केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन का ही वर्डन आएगा और वो कंजर्वेटिव होता है। तो ये 2 kg ब्लॉक ओसिलेशंस लगातार करता रहेगा। ठीक है, और ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, आराम से ऐसे ही रखी रहे इस स्मूथ वॉल के सारे। ऐसा होने के लिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, सो दैट ये 2 kg ब्लॉक ओसिलेशंस करता रहे। ठीक है, ऐसे लगातार, क्योंकि कोई हवा तो है नहीं, और ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, सो दैट लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा और ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ऐसा मान के चल रहा हूं। तो देखो ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, तो ये पॉइंट क्या छतनी बन गई एक तरह से, बिल्कुल। तो मतलब मैंने यहां से 2 kg ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, तो ये 2 kg ब्लॉक ऐसे आएगा। जब 2 kg ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास होगा, या मतलब जब ये रस्सी वर्टिकल होगी, तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और इस 2 kg ब्लॉक की रफ्तार भी क्या होगी, मैक्सिमम v0, और इस रस्सी में टेंशन भी क्या आएगी, मैक्सिमम, जब ये रस्सी क्या होगी, एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती गई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो फिर 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल कितना गिवन है, थीटा। ठीक है, तो देखो इस लेवल पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा। तो ये पॉइंट छत बन गया ना, ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा। और देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितनी आ गई, 0.2 cos थीटा, क्योंकि 0.2 मीटर लंबी है ना ये रस्सी। रस्सी का ये पोर्शन कितना लंबा है, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितनी आ गई, 0.2 cos थीटा, और ये पूरी कितनी है, 0.2, तो ये कितनी आ गई, 0.2 माइनस 0.2 cos थीटा। तो ये कितनी आ जाएगी, 0.2 माइनस 0.2 cos थीटा। तो 0.2 को कॉमन ले लो, इंटू में 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। तो जब 2 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे है 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, 2g10 h 0.2 इंटू में 1 माइनस cos थीटा। ये किसके बराबर होगा, 2 kg ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट पे, उसके बराबर होगा ना। तो लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0,
तो क्या होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ m2 v0 स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया v0 स्क्वायर। तो यहां से देखो v0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 4 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, इतनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो ये ऑसिलेशंस करता रहेगा, तो एक तरह से ये ऑसिलेशंस क्या है, सर्कुलर मोशन का पार्ट ही तो है। तो जब 2 kg ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास होगा, सीधी सी बात है, 2 kg ब्लॉक की रफ्तार v0 होगी, मतलब स्पीड v0 होगी और वो मैक्सिमम होगी। और जब 2 kg ब्लॉक इस लोएस्ट पोजीशन से पास होगा, मतलब जब रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, तो ये भी सीधी सी बात है, फील कर सकते हो, इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी। तो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, या जब 2 kg ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास होगा, लोएस्ट पोजीशन से पास होगा, तो देखो mg फोर्स तो 20 न्यूटन आएगा ही। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आया, T मैक्सिमम माइनस 20। लोएस्ट पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आया, T मैक्सिमम माइनस 20। ये किसके बराबर होगा, m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m कितना, 2, v0 स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 4 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय r। रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कितनी, 0.2 मीटर। सही बात है, तो ये पॉइंट कट जाएगा और 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 40 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 40 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां से T मैक्सिमम की वैल्यू वो कितनी आ गई, 20 प्लस 40 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। मतलब जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, उस टाइम पे सीधी सी बात है 2 kg ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी v0, और तब इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम भी आएगी और इतनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, उस पोजीशन को बनाने जा रहा हूं मैं। ये मेरी रोड, स्मूथ वॉल, रफ ग्राउंड, कौन सी पोजीशन बनाने जा रहा हूं, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी। ठीक है, तो mg 20 न्यूटन, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, मैक्सिमम, T मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो तब 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी या तो ऐसे v0 होगी या ऐसे v0 होगी, मतलब रफ्तार मैक्सिमम होगी v0। ठीक है, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी और इतनी आई। मतलब जब इस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन आएगी, और वो कब आएगी, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, और वो मैक्सिमम टेंशन ही आएगी। तो इस रस्सी में जब मैक्सिमम टेंशन आई इस पोजीशन पे, उसको भी अगर ये लैडर या ये सीढ़ी बियर करगी, सहन करगी, तो इसका मतलब है इन रिमेनिंग ऑल पोजीशंस ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। मतलब अगर इस पोजीशन पे ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे रही, क्योंकि इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन मैक्सिमम है ना, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, मतलब जब ये 2 kg ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास होगा और रफ्तार मैक्सिमम होगी v0, तो तब इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी T मैक्स, और वो इतनी आई। अगर तब भी ये लैडर इस टेंशन को बियर करगी, मतलब यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई, तो बाकी जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं इस 2 kg ब्लॉक की, तो उनको तो ये लैडर अपने आप सहन कर जाएगी। तो अगर इस पोजीशन पे अगर ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रही, तो इसका मतलब इन ऑल रिमेनिंग पोजीशंस ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। ठीक है,
तो इस पोजीशन पे मैं इस लैडर को जनरल इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। लेट लैडर एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो mg फोर्स कितना आएगा लैडर पे 400 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस स्मूथ वॉल ऑन लैडर, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन लैडर, ठीक है। और एक ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन लैडर। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया ना, तो इसका मतलब इसी पोजीशन पे मैं यहाँ पे स्लिपिंग नहीं मान रहा हूँ। मतलब इस पोजीशन पे भी अगर मैं रोड को जनरल इक्विलिब्रियम पे मान रहा हूँ तो सीधी सी बात है बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पे तो ये लैडर या रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन पे मतलब जब ये स्ट्रिंग एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, टी मैक्सिमम, और वो इतनी आएगी। अगर इसी पोजीशन पे ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे हो गई तो बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पे मतलब जब 2 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो उन बाकी पोजीशंस पे तो ये लैडर अपने आप जनरल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। तो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल हुई तो सीधी सी बात है रस्सी में टेंशन आएगी मैक्सिमम, और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम v0, या तो ऐसे या ऐसे। तो इसी पोजीशन पे मैंने इस रोड को जनरल इक्विलिब्रियम पे मान लिया, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधी सी बात है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी है लैडर और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी है। तो मैं सबसे पहले ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूं इस लैडर पे एट दिस पोजीशन। सबसे पहले ओरिजेंटली अप्लाई कर रहा हूं। ओरिजेंटली जब मैं अप्लाई करूंगा तो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो किसके बराबर आएगा N1 प्लस टी मैक्सिमम के बराबर, N1 प्लस टी मैक्सिमम, और टी मैक्सिमम ये है 20 प्लस 40 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इस लैडर पे नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, तो क्या होगा N2 400 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस लैडर पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है ना, तो इसका मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर विल बी 0, और मैं अबाउट दिस ए पॉइंट लैडर पे नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अलोंग रोड आएगा कितना N1 cos 60 मतलब N1/2, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रोड या परपेंडिकुलर टू लैडर आएगा N1 sin 60 मतलब N1 इंटू में √3/2, ठीक है। और ये जो mg 400 न्यूटन है इसके भी 2 कंपोनेंट कर लो। ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, सॉरी ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 60। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg का, ये कंपोनेंट 400 कोस 60, क्योंकि ये एंगल 60 तो ये 30 तो ये 60, तो 400 कोस 60 ये कितना आ गया 200, और ये कंपोनेंट 400 साइन 60, 400 इंटू में साइन 60 मतलब 400 इंटू में √3/2, तो ये आ गया 200√3, ठीक है, 200√3, ठीक है। तो अब देखो अबाउट दिस ए पॉइंट टी मैक्स का टॉर्क 0 होगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो ये कंपोनेंट है N1/2 उसका भी टॉर्क 0 होगा अबाउट ए पॉइंट,
और जो ये mg आया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लैडर 400 न्यूटन, उसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग लैडर 200√3, उसका भी टॉर्क 0 होगा अबाउट दिस ए पॉइंट। ठीक है, तो देखो N1 का जो ये कंपोनेंट है N1√3/2 परपेंडिकुलर टू लैडर, उसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और कितना आएगा N1√3/2 इंटू में लेंथ ऑफ द लैडर L, N1√3/2 इंटू में L, ये किसके बराबर होगा? ये जो mg का जो ये कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर टू लैडर 200 न्यूटन, इसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और वो कितना आएगा 200 इंटू में L/2। ठीक है, तो L से L खत्म, 200 डिवाइडेड बाय 2 100। ठीक है, तो N1 की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई 200 डिवाइडेड बाय √3। N1 की वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो N1 की ये वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय √3 यहां पे पुट कर दो, तो ये जो F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 20 प्लस 40 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया F स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखो अगर ये F स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 20 प्लस 40 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा 0.4 इंटू में N2, और N2 की वैल्यू क्या आई 400, तो 0.4 इंटू में 400, ये कितना आएगा? तो सबसे पहले देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लो, यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 20। 0.4 इंटू में 40, ये कितना आएगा 16 न्यूटन। ठीक है, तो देखो यहां से जब इस इनइक्वलिटी को आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.387। इस इनइक्वलिटी को आप सोल्व कर सकते हो ना, तो क्या आएगा कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.387। यहां से क्या निकल के आया थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 67.23 डिग्री। थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 67.23 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा 67.23 डिग्री के बराबर या उससे कम हुआ तो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये 2 kg ब्लॉक है ऐसे, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा, थीटा 67.23 डिग्री के बराबर या उससे कम है ये जान रहे, और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, 2 kg ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना था थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहे और ये रोड आराम से इस स्मूथ वॉल के सारे खड़ी रहे, मतलब रोड या लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आई 67.23 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये जेईई एडवांस लेवल का बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।